एक बार पुनः आपका स्वागत है कक्षा प्लस की इन ऑनलाइन क्लासेस में। और पिछली क्लास में आपने देखा कि एक बहुत ही संक्षिप्त विषय पर हमने चर्चा करी कि हमारे शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं और शिक्षण की व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज़ हमारे लिए आसान होती चली जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में आज जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है शिक्षण की पद्धति या नेचर ऑफ टीचिंग। प्रकृति भी हम इसको बोलते हैं कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। नेचर ऑफ टीचिंग की हम बात करने वाले हैं। कुछ विषय यहाँ पर है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है जानना, क्योंकि विगत परीक्षाओं को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, और फिर आपको शिक्षण की जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें से 3 कथन दे दिए जाएंगे और जो एक कथन उनमें से होगा वो इससे मैच नहीं करता हुआ होगा और हमें ढूंढना होगा कि शिक्षण वास्तव में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो हमारे लिए इन छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से जानना ज़रूरी है कि वास्तव में शिक्षण किसे कहते हैं। और अगर आप नेचर ऑफ टीचिंग को समझ जाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा समझना कि शिक्षण होता क्या है। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला बिंदु हमारे पास में जो आ रहा है वो है कि शिक्षण में अंतःक्रिया होती है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी हो तो आप इस प्रथम विषय को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हमने कहा था कि शिक्षण होता ही वो है जिसमें अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया किसके बीच में होती है? टीचर जो हमारा शिक्षक है और हमारा जो स्टूडेंट है, यानी हमारा जो शिक्षक है उसके बीच में और हमारा जो विद्यार्थी है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? अंतःक्रिया है। और हमने कहा था कि जब अंतःक्रिया नहीं होती है तो वो शिक्षण नहीं होता है, वो क्या होता है? अनुदेशन होता है। ठीक है, तो अंतःक्रिया शिक्षण की पहली परिभाषा ये है कि शिक्षण किसे कहते हैं। अगर आपसे किसी से पूछा जाए तो हमें बताना है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तो उसे हम शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षण में अंतःक्रिया होती है, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी है तो आप बड़ी आसानी से इसे समझ जाएंगे। दूसरा हमारे पास में जो टॉपिक आ रहा है, जो बिंदु है, वो है कि शिक्षण सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। परीक्षाओं में इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा बिंदु सही नहीं है, और वहाँ पर आपसे कहा जाएगा नंबर 1, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। ठीक है, और उसमें और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में जोड़ दी जाएगी कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण विज्ञान एवं कला दोनों हैं। ठीक है, अब हमें क्या लगता है कि चूँकि शिक्षण व्यवस्था को हमने सामाजिक रूप से इतना उत्कृष्ट माना है कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि शिक्षण व्यावसायिक नहीं है, कि हम व्यावसायिक रूप में शिक्षण को नहीं चुनते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमने शिक्षण को क्यों चुना है कि ये एक बहुत ही महान कार्य है। लेकिन बेटा ये निश्चित है कि कोई भी कार्य को तब तक नहीं करता है जब तक वो उसे व्यवसाय के रूप में नहीं चुनता है। ठीक है, तो हम भी अगर शिक्षण पढ़ना चाहते हैं तो हम एक व्यवसाय को चुन रहे हैं। ये एक नोबल प्रोफेशन हो सकता है कि ये एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिसमें हम समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवसाय जरूर है। ठीक है, तो ये सामाजिक यानी सोशल और व्यवसायिक, साथ ही साथ प्रोफेशनल, दोनों चीज़ें इसके साथ में चलती है कि शिक्षण का कार्य जो है एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और प्रोफेशनल भी है। एक चीज़, दूसरे पहलू में अगर हम इसे लें तो यह भी कह रहा है कि शिक्षण जो है वो सामाजिक प्रक्रिया ऐसे है क्योंकि शिक्षण जो है समाज से भी लिया जा सकता है। शिक्षण व्यवस्था में हम समाज से भी जुड़े हुए रहते हैं और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। साथ ही साथ व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में भी हम उसमें जुड़ते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि शिक्षण एक स्व उद्देश्य, ठीक है, यानी सह धन उद्देश्य। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है। ठीक है, हम कोई उद्देश्य को लेकर चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना उद्देश्य के ही हम कर रहे हैं।
जब हम शिक्षण व्यवस्था में जाते हैं, एक क्यूरिकुलम हमें दिया जाता है, पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यक्रम होता है, और शिक्षण कराने के लिए जब शिक्षक अवेलेबल होता है, क्लास में जाता है, तो उसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं कि ज्ञान का निर्माण करें, हमारी जो नॉलेज है उसका निर्माण करना है, अवबोध, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, ठीक है, ज्ञानोपयोग यानी ज्ञान जो है उसका यूज कितना किया जा रहा है ये देखना है, या विद्यार्थी की जो स्किल्स है उसके ऊपर कितना ज्ञान हम कार्य कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उद्देश्यपूर्ण ये एक प्रक्रिया है, उद्देश्य को लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना उद्देश्य के हम शिक्षण के लिए चले जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अगर शिक्षण करा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम क्या करें, साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएँ, और भविष्य में किसी भी तरह की परीक्षाओं के लिए अगर हम जाते हैं तो उसके सामने हम जब प्रस्तुत हो तो उस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए हम सफल हो सके। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है। तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि ज्ञान, अवबोध, ज्ञान का उपयोग, स्किल या हमारा जो है इन सब का विकास हम कर सकें, ठीक है। उदाहरण के रूप में जब हम बात करते हैं कि हम किसी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, उदाहरण के लिए इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा क्या सीखे, रीडिंग भी सीखे, ठीक है ना, स्पीकिंग सीखे, होता है ना, राइटिंग सीखे। तो बहुत सारे उद्देश्य, कोई भी प्रक्रिया चलती है ना, तो उद्देश्य को लेकर हम उसको कार्य को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से आप ये समझ पाएंगे कि जो शिक्षण है वो एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि आपने देखा कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकास का मतलब डेवलपमेंटल, इट इज़ ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। टीचिंग इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल का मतलब कि हमेशा डेवलपमेंट की बात होती है। हम जब कक्षा 2 में आते हैं, फिर 3 में आते हैं, 4 में आते हैं, हमारा स्तर बढ़ता चला जाता है, हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाता है, हमारे संज्ञान का स्तर बढ़ता है, हमारे जो विकास के क्रम है उसमें हमारा स्तर दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। विकासात्मक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका अंत नहीं होता है। शिक्षण का अंत नहीं होता है। औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक विभिन्न शिक्षण पद्धतियों से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसका उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षण विज्ञान भी है और एक कला भी है, मतलब बोथ आर्ट एंड साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, कि ये क्या है, विज्ञान भी है और साइंस भी है, दोनों एक साथ लेकर चलती हैं, ठीक है। विज्ञान तो है ही, क्योंकि एक शिक्षक बड़ा वैज्ञानिक होता है, प्रारंभ से ही हम ये कहते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमें हर बालक की विशेषताओं को देखते हुए, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए, उनके साथ में एक वैज्ञानिक बनकर, एक मनोविज्ञान को समझते हुए उनके विकास के चरणों को पूरा करना होता है। क्योंकि बालक जो होता है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। छात्रों की समस्याएं अलग है, छात्राओं की समस्याएं अलग है। तो आपको एक वैज्ञानिक नज़रिया रखना होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो विद्यार्थी है उसके ज्ञान में, उसकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको डेवलप कर सकूं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर हम चलते हैं जब हम क्या बात करते हैं शिक्षण की। कला इसलिए है क्योंकि एक जो शिक्षक होता है उसको एक कलाकार के रूप में बनना पड़ता है। आपका जो ज्ञान है उसे बच्चे तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। जो कला होती है, कला का मतलब होता है कि हमारे अंदर स्किल्स, ऐसी भी स्किल्स, कलाकारी की स्किल्स होनी चाहिए, हम आर्टिस्टिक होने चाहिए कि हमारे जो ज्ञान को पहुंचाने का जो तरीका हो वो बहुत अच्छा हो, बहुत प्रभावशाली हो। इसलिए कहा भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो ज्ञानवान पुरुष है वो बहुत अच्छा शिक्षक हो ही हो, क्योंकि हो सकता है उसको नॉलेज बहुत अच्छी हो, उसको ज्ञान बहुत अच्छा आता हो, लेकिन उसका जो संप्रेषण का तरीका है, वो कौशल है, वो उतना अच्छा नहीं हो। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि शिक्षण व्यवस्था में ये एक विज्ञान भी होता है और एक कला भी होता है। आगे चलते हैं। शिक्षण में भाषा संप्रेषण महत्वपूर्ण है। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन की भाषा का संप्रेषण, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण
है। क्यों है? क्योंकि सारा जो शिक्षण व्यवस्था जो टिकी हुई है, क्योंकि इसमें अंतःक्रिया हो रही है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अंतःक्रिया हो रही है। और अंतःक्रिया करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशलों की ज़रूरत होती है। इसलिए संप्रेषण जितना अच्छा होगा, शिक्षण भी उतना ही अच्छा होगा। जब संप्रेषण अच्छा होगा तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अपने विचार को, अपनी बात को सामने वाले तक प्रभावी तरीके से, स्पष्ट तरीके से पहुंचाना, जिससे कि सामने वाला उसे बड़े आसानी से समझ सके। ठीक है, तो संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। ये वापस वही बात जो हमने कहा कि अंतःक्रिया हो रही है और ये आमने सामने की प्रक्रिया है। और सरलतम रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि आमने सामने की प्रक्रिया है शिक्षण। नहीं तो जब हमने बात करी थी निरौपचारिक शिक्षा की, तो वहाँ पर भी हमें डिग्री मिल रही है। जब हम ओपन स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो डिग्री आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, लेकिन वो औपचारिक शिक्षण नहीं है, औपचारिक शिक्षा व्यवस्था नहीं है। ये कैसी प्रक्रिया होती है? आमने सामने की, जहाँ पर विद्यार्थी और जो शिक्षक है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आगे चलिए, शिक्षण उपचारात्मक प्रकृति रखता है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमने पहले भी बात करी थी कि क्या ऑनलाइन टीचिंग जो होती है वो शिक्षण हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग का ड्रॉबैक ये है कि अंतःक्रिया आमने सामने नहीं हो रही है। ठीक है, हम आमने सामने नहीं हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो उससे संप्रेषण कर सकें। ठीक है, आँख से आँख मिलाकर पढ़ना शिक्षण व्यवस्था होती है। ठीक है, कि जहाँ विद्यार्थी सामने बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। ठीक है, हो सकता है कि नए नए अब मोड ऐसे आ गए हैं, जैसे हम जिसको बोलते हैं कि आमने सामने हम ऑनलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था नहीं है। आमने सामने की शिक्षण व्यवस्था है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रकृति को रखता है साहब, उपचारात्मक होता है शिक्षण सदैव। क्यों? क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य किसी विशेष बालक हेतु नहीं होता है। शिक्षण का उद्देश्य उन सब के लिए है जो उस शिक्षण व्यवस्था में उस शिक्षक के सामने उपस्थित है। समझने का प्रयास करिए कि अगर शिक्षण उपचारात्मक नहीं है तो शिक्षण व्यवस्था कतई ही उपयोगी नहीं है। एक कक्षा के अंदर वो छात्र भी है जिनका IQ लेवल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, या उनका जो पारिवारिक या उसका आसपास का वातावरण ऐसा हो कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे, या उसे आफ्टर स्कूल ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि वह उसे बार बार पुनर्मिलन मिले, रीइंफोर्समेंट मिले और चीज़ों को वो अच्छे से समझकर बहुत आगे बढ़ जाता है। एक बालक ऐसा भी हो सकता है जो मध्य स्तर का है, जिसका स्तर कैसा है? मीडियम है, उसे एक बार में नहीं 2 बार में समझाने में समझ में आता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्तर बहुत कमज़ोर हो, जिनका परिवेश भी कमज़ोर हो सकता है, और हो सकता है कि मानसिक योग्यताओं में भी वो थोड़े पिछड़े हुए हो, क्योंकि एवरी चाइल्ड क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेके पैदा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर शिक्षण उपचारात्मक नहीं है और केवल हम उन्हीं को देख रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो शिक्षण व्यवस्था हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। शिक्षण का उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण करना, कि आप जब बच्चों को शिक्षण व्यवस्था प्रोवाइड कराएं तो कुछ समय के बाद में आप मापन करें, मूल्यांकन करें, और मापन मूल्यांकन करने के बाद में आप ये सुनिश्चित करें कि जो मैंने सिखाया, जो हमने शिक्षण व्यवस्था में बच्चों को प्रदान किया, क्या आप सभी बच्चे उस स्तर पर पहुँचे। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बच्चे पीछे रह रहे हैं, तो वो कौन सा ऐसा हिस्सा है उस प्रक्रिया का जहां वो पीछे हैं, उनको उसके बाद में हम रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था उनके लिए हम करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उपचारात्मक प्रकृति को रखती है। आगे चलिए, ये एक तार्किक प्रक्रिया, भाई लॉजिकल तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, बिना तर्क के नहीं चलती है। हर चीज़ के लिए हम तर्क तैयार करना पड़ता है। शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था तार्किक होती है कि बच्चे के स्तर को देखकर तर्कपूर्ण तरीके से किन विधियों का प्रयोग करना है, किन शिक्षण, क्योंकि जब हम शिक्षण करवाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी शिक्षण की विधियाँ होती है। तो आगे चलेंगे आप पढ़ेंगे कि शिक्षण की अलग अलग विधियाँ होती है, अलग अलग विषय के लिए भी अलग अलग विधियाँ होती हैं, और वहाँ पर भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम तार्किक रूप से चयन करते हैं कि किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन सी शिक्षण विधि का हमें प्रयोग
करना है। तो एक लॉजिकल प्रोसेस है भाई। अगला हम देखते हैं कि शिक्षण का क्या किया जा सकता है, मापन व मूल्यांकन। ठीक है, जो शिक्षण व्यवस्था में हम जो शिक्षण करते हैं उसका मापन भी संभव है और मूल्यांकन भी संभव है। दोनों में क्या अंतर होता है, मापन यानी मेजरमेंट और मूल्यांकन का मतलब इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन, मापन का मतलब मेजरमेंट। मापन और मूल्यांकन कैसे संभव है, जो एग्ज़ाम्स हम कंडक्ट कराते हैं, जो क्लास टेस्ट हम लेते हैं, वो किसको मापने के लिए किए जाते हैं, बच्चों की उपलब्धि को, कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना जाना, और उससे हम इवेल्यूएशन के माध्यम से, मापन प्रक्रिया के माध्यम से हम जानते हैं, और अगर उसमें कुछ कमियां रह गई तो उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं, इसी विषय से संबंधित कुछ हमारे पास में और पॉइंट है कि शिक्षण में सुधार संभव है। एक शिक्षक को हमेशा ये जानने की आवश्यकता होती है कि जो शिक्षण व्यवस्था उसकी है उसमें सुधार संभव है। ठीक है, वो उसमें सुधार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मापन और मूल्यांकन करते हैं तो हमें बच्चों की कमियों के साथ साथ में हो सकता है अपनी कमियों का भी पता चले कि शायद इस तरीके से, इस विधि के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि बच्चे पर ज़्यादा इम्पैक्ट हम डाल सके और ज़्यादा अच्छा शिक्षण कार्य करवा सके। इसलिए शिक्षण में सुधार भी संभव है। अगला पॉइंट अगर हमने पिछली स्लाइड में देखा ही था कि शिक्षण में अनुदेशन प्रशिक्षण से जुड़ी एक सतत प्रक्रिया है, कि शिक्षण के अंतर्गत हमने, आपको याद करें, एक चार्ट बनाया था और हमने कहा था कि अगर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ये है तो उसके अंदर अनुदेशन भी आता है और प्रशिक्षण भी आता है, हमने कहा था। तो शिक्षण में अनुदेशन व प्रशिक्षण से जुड़ी एक प्रक्रिया है, ये इसके साथ चल रहा है। ठीक है, ये इसके साथ चल रहा है शिक्षण। ठीक है, ये शिक्षण है और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। तो अनुदेशन और प्रशिक्षण किसके अंदर है, शिक्षण से जुड़ा हुआ है, और ये एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कभी भी शिक्षण जो है रुकता नहीं है। समय के साथ में हो सकता है कि शिक्षण की जो हमारी व्यवस्था है उसके जो तरीके हैं हमारे वो बदल जाएं। हो सकता है कि शिक्षण व्यवस्था के हमारे जो तरीके हैं, वेज जो है हमारे, वो बदल जाए, लेकिन एक ये सतत प्रक्रिया हो सकती है। औपचारिक से आप अनौपचारिक पर पहुंच जाएं और अनौपचारिक से निरौपचारिक पर पहुंच जाएं। ये शिक्षण की व्यवस्था के हमारे जो पैटर्न हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय व्यवस्था है, ये हमने बात पहले ही कर ली कि 3 ध्रुव होते हैं उसके, और वो कौन कौन से होते हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और तीसरा अपना जो करिकुलम, सिलेबस, ये सारे उसके तीसरे पार्ट होते हैं। तो कौन सी व्यवस्था है, ट्राइपोलर। ठीक है, 3 ध्रुव इसके होते हैं। अगला हमारे पास में शिक्षण निर्देशन देने की एक प्रक्रिया है, यानी उसमें निर्देशन भी दिया जाता है। निर्देशन को हम अनुदेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। हम इसमें निर्देशन देने का कार्य भी करते हैं। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों से होता है। औपचारिक अनौपचारिक 2 तरीके से शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें आप कहेंगे सर वो एक निरौपचारिक भी था, निरौपचारिक शिक्षण व्यवस्था थी। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण के लिए आमने सामने की व्यवस्था होती है, समझ रहे हैं। जो निरौपचारिक है, अब देखिए कंसेप्ट कैसे छोटे छोटे बदलते जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम कहें कि निरौपचारिक शिक्षण नहीं है, क्यों नहीं है शिक्षण निरौपचारिक, क्योंकि उसमें पत्राचार है, डिस्टेंस एजुकेशन है, आपको बुक्स प्रेषित कर दी जाएगी, आपको खुद को पढ़ना है। लेकिन औपचारिक जो स्कूल में हो रहा है, ठीक है, अनौपचारिक जो घर पर हो रहा है, घर पर भी हम आमने सामने हैं, हमारे पेरेंट्स के आमने सामने हैं, हमारे पड़ोसी परिवार जिससे भी हमारा संपर्क हो रहा है उसके आमने सामने हैं। तो ये भी शिक्षण है। स्कूल में भी क्या हो रहा है, औपचारिक शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है, अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर चलती है। तो इन
कुछ बुलेट्स पॉइंट के माध्यम से आपने देखा कि हमने शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण शब्द को, व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाएं हमने पहले ही समझ ली, हम इसके माध्यम से हमने क्या जानने का प्रयास किया है, द नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति। और ये जो टॉपिक्स हमने पढ़ा, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि हर परीक्षा में, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती है, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाए, चाहे हमारे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आयोजित हो, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षण की प्रकृति से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा और रहेगा, और इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद यही है कि आप जब नया विषय पढ़ें तो जो पुराने हमारे वीडियोज़ हैं उनसे उनको जोड़ने का, क्रमबद्ध पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हर जो अगला विषय होगा वो पिछले से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि प्रारंभ में ही हमने कहा था कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़ा है। और आपको अगर हमारे ये जो विषय है बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण लगे तो निश्चित रूप से अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।